जय हिंद। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, मोहम्मद गोरी व उसके भारत पर आक्रमण। देखिए आपको मालूम है काफी टाइम से इस चैनल पर हिस्ट्री की क्लासेस नहीं हो पाई हैं। हम लोग आपको करंट अफेयर्स और पॉलिटी ही पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं। अब कल से आपको मिलने लगेंगी क्लासें आपके जियोग्राफी की भी, ठीक है। अब देखिए जब हम मोहम्मद गोरी को पढ़ते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है वो आता है आपका तराइन का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, और साथ में एक और युद्ध आ जाता है जिसको बोलते हैं चंदावर का युद्ध या चंदवार का युद्ध भी उसी को कहते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी जो इसकी बेसिक सी चीजें उन्हें हमें जान लेना है कि किस वंश का था या इसके वंश की नींव कैसे पड़ी, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा कितना पीछे जाना पड़ेगा सर? ज्यादा पीछे नहीं, इससे पहले एक टॉपिक हमने पढ़ा था जिसका नाम था महमूद गजनवी, ठीक है। उसके 17 आक्रमणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। अब देखिए उसके पास में जब हम जैसे ही थोड़ा सा जाते हैं तो हमने पढ़ा था, देखिए ईरान इराक के पास में एक जगह थी जिसका नाम था गजनी। क्या नाम था? गजनी, ठीक है ना, जिसकी नींव डाली थी अल्पतकीन ने, ठीक है, गजनी वंश। उसके बाद इसी से उत्तर में 200 मील की दूरी पर, कितने मील? 200 मील की दूरी पर एक जगह थी जिसका नाम था गौर साम्राज्य, गौर, ठीक है। गौर नामक एक जगह थी। इस जगह पर ये लोग जो कि इराक से आए हुए लोग थे, कहां से आए थे? इराक से लोग आए थे जिनको बोला जाता था शंसबानी। शंसबानी, ये शंसबानी वंश गौर में आकर के शंसबानी वंश वाले गौर में आकर के रहने लगे और उनको बोला जाता था गौर साम्राज्य, ठीक है। अब इनका एक स्टार्टिंग में एक शासक था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन हसन। ये कुतुबुद्दीन ऐबक वाला नहीं है, कुतुबुद्दीन हसन है, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन हसन। ये कुतुबुद्दीन हसन यहां पर राज कर रहा था। अब जैसे ही ये यहां पर राज कर रहा था तो उसी समय गजनी वंश का आपको मालूम है, जैसे ही महमूद गजनवी की मौत होती है उसके बाद गजनी वंश थोड़ा सा कमजोर पड़ने लग जाता है। मसूद आता है, लास्ट में मौदूद आ जाता है। कौन आता है? मौदूद। और इस मौदूद के बाद भी गजनी का एक और शासक हो जाता है जिसका नाम था बहराम शाह। बहराम शाह गजनी, बहराम शाह गजनी, ये शासक आ जाता है। लेकिन इसके ऊपर कुछ लोग आक्रमण करते हैं जिनका नाम था सल्जुक। क्या नाम था उनका? सल्जुक। इन सल्जुकों के आक्रमण के बाद बहराम शाह या पूरा गजनी क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। अब इसी को देखते हुए कुतुबुद्दीन हसन इसके ऊपर आक्रमण करता है। यह आक्रमण करता है, इसके बाद इसका एक और लड़का होता है इजुद्दीन, वो आक्रमण करता है, उसकी भी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद इसके 6 पुत्र थे इजुद्दीन के, जिनमें एक का नाम था सैफुद्दीन, कुतुबुद्दीन मोहम्मद, अलाउद्दीन मोहम्मद, ये कई लोग थे, ठीक है। अब इनके बाद ये 6 लोग जो ये गौर साम्राज्य था, गौर साम्राज्य का आपस में बंटवारा करते हैं, ठीक है। जब उसका वो बंटवारा करते हैं तो उसमें एक था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन मोहम्मद। कुतुबुद्दीन मोहम्मद, देखो एक कुतुबुद्दीन तो हसन था, एक था कुतुबुद्दीन मोहम्मद। ये कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, एक ही नाम के बहुत सारे लोग इस इतिहास में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये कुतुबुद्दीन मोहम्मद इस बंटवारे से असंतुष्ट था और इस बंटवारे से असंतुष्ट होने के बाद ये सीधा बहराम शाह के पास गजनी में चला जाता है और यहां पर जाकर के इससे शरण मांग लेता है। अब बहराम शाह को भी लगता है कि दूसरे साम्राज्य का आदमी हमसे शरण मांग रहा है तो हो सकता है इनमें फूट पड़ी हुई है और हमारे लिए अच्छा होगा कि हम इसको शरण दे दें, ठीक है। आप देखो यहां पर भी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अगर कोई नेताजी जाते हैं तो उनका बड़े हर्षोल्लास से स्वागत किया जाता है कि आइए आपका स्वागत है, ठीक है। कोई भी नेता अगर पार्टी जो चेंज करते हैं अपनी तो दूसरी पार्टी बड़े हर्षोल्लास के साथ उसे बुलाती है कि आइए आपका स्वागत है। क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टी की कमजोरियां भी तो जानकर आ रहा होगा वो कि कमजोरियां क्या होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ये आ गया कुतुबुद्दीन मोहम्मद, कहां आ गया? गजनी आ गया। अब गजनी में आने के बाद भाई जब दूसरे साम्राज्य से वो आया होगा तो बहराम शाह उसे अच्छे पद भी देगा। अब अगर वो पद देगा तो उसके जो दूसरे सैनिक थे, जो दूसरे अधिकारी थे, उनको वो हजम नहीं होगा। अब देखो किसी के पास में आप कोई नौकरी कर रहे हो, कोई दूसरा आदमी अचानक से आकर आपसे बड़ा पद ले ले, ठीक है, तो होता क्या है, लोगों को थोड़ा जलन होता है, ठीक है, जलन होती है कि हम कितने वर्षों से इसके पास में नौकरी कर रहे हैं, हमें कोई बड़ा पद नहीं दिया, ये कल का लौंडा आया और इसको पद दे दिया गया है, ठीक है। तो ये
थोड़ी सी जलन लोगों को होती है। अब इससे भी जलन होने लगी, किससे? कुतुबुद्दीन से। कुतुब लिख देता हूँ, ठीक है। कुतुबुद्दीन से भी जलन होने लगी उन अधिकारियों को। उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ थोड़ा सा षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या रचा? इन्होंने षड्यंत्र रचा कि भाई अगर हम कहेंगे कि आपको मारने के लिए षड्यंत्र रच रहा है, तब भी नहीं मानेगा बहराम शाह। इन्होंने एक बहुत बढ़िया तरकीब खोजी। इन्होंने क्या कहा, एक काम करते हैं, जो हरम है ना, हरम, हरम समझते हो? जिस जगह पर राजाओं की रानियां रहती थी और उनकी दासियां रहती थी, उसको हरम बोला जाता था, ठीक है। क्या बोला जाता? हरम, हरम बोला जाता। लेडीज डिपार्टमेंट, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट? लेडीज डिपार्टमेंट, जहां पर केवल महिलाएं रहती थी। इन्होंने कहा कि जो कुतुबुद्दीन है, जो कि गौर साम्राज्य से आया हुआ है, ये गंदी नजर रख रहा है किसके ऊपर? हरम के ऊपर, ठीक है। अब ये बात पता लगती है किसको? बहराम शाह को। बहराम शाह, बहराम शाह को जब ये बात पता लगती है तो ये इसको, कुतुबुद्दीन को कहां डाल देता है? जेल में डाल देता है। कहां पर? जेल में, ठीक है। ये था कुतुबुद्दीन, ठीक है, ये कुतुबुद्दीन था और ये डाल दिया गया जेल में, ठीक है। जेल में डाल दिया और जेल में डालने के कुछ समय बाद इसको पिला दिया गया जहर। क्या पिला दिया? जहर पिला दिया। जब इसको जहर पिला दिया गया और इसकी मौत हो गई। अब इसकी जब मौत हो जाती है तो इसके 5 भाई और भी तो थे, ठीक है। क्या? 5 भाई और भी तो थे। अब ये 5 कहते हैं कि भाई हमसे नाराज होकर भले ही उसके पास चला गया था, लेकिन था तो हमारा भाई, अब इसका बदला तो हमें लेना पड़ेगा। अब इसका एक भाई था कुतुबुद्दीन का, जिसका नाम था सैफुद्दीन। क्या नाम था भाई? सैफुद्दीन। ये सैफुद्दीन बदला लेने के लिए बहराम शाह के ऊपर आक्रमण कर देता है। अब बहराम शाह के ऊपर जिस समय आक्रमण करता है, उस समय बहराम शाह इससे डर करके सीधा भारत भाग जाता है। कहां भाग जाता है? भारत। उस समय तो भारत भाग गया। अब ये सैफुद्दीन कब्जा कर लेता है आकर के यहां पर, कि ठीक है भाई, हमने गजनी से भगा दिया बहराम शाह को और अब कब्जा हमारा हो गया। भले ही कुतुबुद्दीन को मार दिया इसने जहर दे करके, लेकिन बहराम शाह भारत में आकर के शांत नहीं बैठता। ये अपनी सेना को फिर से तैयार करता है और एक बार फिर आक्रमण करने के लिए आ जाता है। कहां? गजनी में, सैफुद्दीन के ऊपर, और फिर से अपने गजनी को वापस कर लेता है। जो उसका साम्राज्य था, अपने साम्राज्य को फिर से वापस ले लेता है। देखिए, आप घबराइएगा नहीं कि सर लिख नहीं रहे हैं। सारे पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। आप उसको, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पर फ्री में आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। और पीडीएफ भी आपको ये नहीं कि टाइप हुए मिलेंगे या किसी बुक का फोटो खींच करके हम दे देंगे, हमारे हाथ से लिखे हुए आपको पीडीएफ प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए देखिए, अब ये सैफुद्दीन के ऊपर आक्रमण किया, सैफुद्दीन को मार दिया और गजनी ले लिया। अब जैसे ये बात पता लगती है अलाउद्दीन हसन को, किसको? ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, अलाउद्दीन हसन, ये इसी में गौरी साम्राज्य में था, ठीक है। अलाउद्दीन हसन को जब ये बात पता लगती है कि इसने हमारे भाई को मार दिया है, ठीक है, अब ये इसका बदला लेने के लिए आ जाता है। किसके ऊपर आक्रमण करता है? सीधा बहराम शाह के ऊपर आक्रमण करता है। देखो, सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है, कोई किसी के ऊपर आक्रमण कर रहा है तो कोई किसी के ऊपर आक्रमण कर रहा है, ठीक है। ये बहराम शाह के ऊपर आक्रमण करता है। अब बहराम शाह को ये ठिकाने लगा देता है। ठिकाने लगाने के बाद क्या हो जाता है? गजनी इसका हो जाता है। अब उसके बाद इस अलाउद्दीन हसन का पुत्र आता है एक, ठीक है, उसका एक भाई आता है जिसका नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसको हमें पढ़ना है आज, ठीक है। क्लियर है? देखो, जितनी कहानी मैंने आपको बताई इसके बारे में ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैंने आपको हल्की कहानी आपको बता दी है, ठीक है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी की या पीसीएस की, तो हम आपको बहुत अच्छे से, बहुत डीपली इसको बताते हैं, लेकिन फिर भी आप पीसीएस लेवल तक का आपको बता दिया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को यहाँ पर। अब पढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बात करते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको लिख भी दूंगा, जो कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मोहम्मद गोरी की बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो हम यहां पर लिख देते हैं कि गोरी वंश को संसबानी भी बोला जाता था। गोरी लोगों को संसबानी भी
बोला जाता था। क्या बोला जाता था भाई? संसबानी भी इनको बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की जड़ें जमाने के लिए, देखिए इससे पहले अगर हम माने तो सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन वो यहां पर मुस्लिम साम्राज्य की जड़ें नहीं जमा पाया था, उसने केवल लूटपाट की और चला गया। उसके बाद आया था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने भी यहां पर आकर के लूटपाट ही की, 17 बार आक्रमण किया और लूटपाट की और चला गया। लेकिन जब ये मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी आया था, मैं मोहम्मद गोरी बोल रहा हूं, ठीक है, महमूद गजनवी आया था। लेकिन जब मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद गोरी ने आकर के भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रख दी थी। वो कैसे रखी थी अब आप देख लेंगे, ठीक है ना। इनको बोला जाता था संसबानी। ठीक है, क्लियर है यहां तक तो। उसके बाद मोहम्मद गोरी के बारे में हम और लिख देता हूं एक बात और यहां पर, ठीक है। भारत में वास्तविक मुस्लिम साम्राज्य की नींव डालने वाला शासक मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी था। ठीक है, चलिए हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको रफ करके मैं आपको आगे समझा दूंगा। चलिए हो गया। अब जब मोहम्मद गोरी गद्दी पर बैठ जाता है, अब ये भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है। अब इससे आगे आपको बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान दे करके एक एक बात को समझना है। देखिए, भारत पर जब सबसे पहला ये आक्रमण करता है तो उस आक्रमण का नाम था मुल्तान या सिंध पर आक्रमण उसने किया था। कहां पर किया था? मुल्तान या सिंध पर। मुल्तान व सिंध पर। मुल्तान व सिंध। ठीक है, कब किया था? 1175 में। 1175 में इसने मुल्तान व सिंध पर आक्रमण किया और मुल्तान और सिंध को जीतने के बाद ये घर पर चला जाता है अपने। फिर से कहां? गौर साम्राज्य में चला जाता है। मुल्तान और सिंध को अच्छे से तहस नहस करके और कहां पर चला जाता है? सीधा गौर साम्राज्य में चला जाता है। ये क्रूर ये इतना नहीं था जितना कि इससे पहला शासक जिसका नाम था कुतुबुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, कुतुबुद्दीन मोहम्मद इतना ज्यादा क्रूर था, जब वो गजनी में अपने भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए आया था ना, जब गजनी में कुतुबुद्दीन मोहम्मद, तो उस समय उसने वहां पर इतना नरसंहार किया, लोगों को तो मारा ही। उससे पहले जो उनके शासक थे या जितने भी अमीर अधिकारी थे, उन लोगों की कब्रों से उनकी हड्डियों को निकाला था। कब्रों से उनकी हड्डियों को निकाला था और उसके बाद उन हड्डियों को जलाया था। इतना ज्यादा क्रूर शासक था इससे पहला शासक जिसका नाम था अलाउद्दीन हसन। ठीक है, देखिए आगे अब हम लोग बात करते हैं किसकी? मोहम्मद गोरी की। सिंध पर आक्रमण किया कब? 1175 में। ठीक है, और इस आक्रमण को जीत गया। इस आक्रमण को जीत गया। लेकिन इसके बाद ये आ गया सीधा कहां? अनहिलवाड़ा। ठीक है, अनहिलवाड़ा आया कब आया? 1178 और 79, 2 सन मिलती है इसके लिए। 1178 और 1179 में ये आता है। यहां पर जो इस समय साम्राज्य था, मूलराज सेकंड का साम्राज्य था। किसका था भाई? मूलराज सेकंड का साम्राज्य था। नाहरवाला या किसको बोलते हैं? अनहिलवाड़ा भी। ठीक है, मूलराज सेकंड का साम्राज्य था यहां पर। किसका? यहां मूलराज द्वितीय इसका नाम लिखा हुआ था। द्वितीय का शासन था। ठीक है, मूलराज का एक भाई था जिसका नाम था भीम सेकंड। भीम सेकंड ने अपनी विधवा मां के साथ मिलकर के इसका अच्छे से सामना किया, इसका मोहम्मद गोरी का। और इस
आक्रमण को मोहम्मद गोरी हार गया, और ये भारत में मोहम्मद गोरी की सबसे पहली हार थी। ठीक है, इस आक्रमण को गोरी हार गया। यह गोरी की भारत में पहली हार थी। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद इसने मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया 1179 में ही किसके ऊपर, पेशावर के ऊपर, और जीता था किसको, पंजाब को, और पेशावर को जीत लिया था। ठीक है, पेशावर जो आज के टाइम में पाकिस्तान में जाता है, पाकिस्तान में है, उसको जीत लिया था, और उसके बाद पंजाब को भी जीत लिया था। और जैसे ही इसने पंजाब को जीता, पंजाब को जीतने के बाद अजमेर और दिल्ली का एक राजा था जिसका नाम था राय पिथौरा या पृथ्वीराज थर्ड, ये इसको बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की सीमाओं से सीमाएं अड़ने लगी किसकी, मोहम्मद गोरी की, और उसी से थोड़ा घबराने लगा कौन, पृथ्वीराज चौहान। घबराने नहीं, उसने सोचा कि अगर मोहम्मद गोरी को नहीं रोका गया तो ये हमारे ऊपर भी आक्रमण कर देगा। पृथ्वीराज चौहान भाई बहुत अच्छे योद्धा थे, ठीक है ना, बहुत अच्छे योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि अगर इसको नहीं रोका गया, मोहम्मद गोरी को नहीं रोका गया, तो ये हमारे ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकता है। ठीक है, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान ने उससे लड़ाई करने का फैसला कर लिया। अब इनके बीच जो लड़ाई हुई थी जिसको बोला जाता है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, 1191 ईस्वी में। कब हुआ था भाई, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी तो अपनी सेना लेकर के आया ही था। ठीक है, भटिंडा के पास में जगह है जिसका नाम है तराइन। ठीक है, तराइन के में इसका युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान हम जिनको बोलते हैं, उनका नाम था राय पिथौरा या पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, ये तीन नाम उनके मिलते हैं। ठीक है ना, इनका जो साथ दिया था, बहुत सारे भारत के जितने भी राजा थे, बहुत सारे राजाओं ने साथ दिया था, लेकिन एक राजा जिसका नाम था जयचंद, ठीक है, जो कि कन्नौज का शासक था, चंदावर कन्नौज का शासक था, उसने इसका साथ नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था वो हम आगे चल करके आपको बताएंगे। तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, किस किस के बीच हुआ, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, इसमें गोरी की हार हुई, ठीक है, देखिए इसमें गोरी की हार हुई, और हारने के बाद वो फिर से गौर साम्राज्य अपना गौर चला गया। ठीक है, वहां जाने के बाद उसने खाना पीना छोड़ दिया और हमेशा यही सोचता रहा कि मैं 2 बार हार चुका हूं, कहां जाकर के, भारत में जाकर के 2 बार हार चुका हूं। एक तो 1178 में और एक हार गया 1191 में। ठीक है, 2 युद्ध में भारत में जाकर के हार चुका हूं, ऐसा अब मैं क्या करूं जो कि यहां पर आकर के मैं जीत सकूं। ठीक है, अब देखिए इतने में होता क्या है, एक बात पता चलती है कि जयचंद ने साथ क्यों नहीं दिया था। वजह क्या थी, ठीक है, जो ये जयचंद था, इस जयचंद की पुत्री थी जिसका नाम था संयोजिता। क्या नाम था, संयोजिता। ठीक, संयोगिता भी कई जगह लिखा हुआ था। ठीक है, संयोजिता जिसका नाम था, इस संयोजिता का प्रेम प्रसंग चल रहा था पृथ्वीराज चौहान के साथ। किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। भाई बहुत बुरा चक्कर होता है ये प्रेम प्रसंग वाला। ठीक है, ये फंसने फंसाने वाला चक्कर सबसे ज्यादा बेकार होता है। आप देखते हो कई बार लड़के लड़की भाग जाते हैं, जब उनको पकड़ कर लाया जाता है ना, तो भले ही लड़की ने बोला हो कि हाँ भाग चलते हैं, लेकिन जब उनको पकड़ कर लाया जाता है ना, तो लड़की हमेशा यही बोलती है कि मुझे बहला फुसला के ले गया। उससे कोई पूछो कि तू छोटी बच्ची, तुझे बहला फुसला के ले गया कि चलो बेटा चॉकलेट खाएंगे,
ऐसा करके कोई नहीं लेके जाता, बस बोला जाता है कि मुझे बहला फुसला करके ले गया। इन चक्करों से जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया रहोगे। अपने फ्यूचर पर फोकस करो। कहाँ? अपने फ्यूचर पर फोकस करो। ये चीजें करने के लिए सरकार भी आपको टाइम देती है, प्यार मोहब्बत करने के लिए सरकार आपको टाइम दे देती है। जब आपकी नौकरी लग जाती है, जब आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, तो ज्वाइनिंग लेटर आपका 5 महीने बाद आता है, 4 से 5 महीने के बाद। आराम से 4-5 महीने अच्छे से घूमना, ठीक है। लेकिन अभी क्या करो, अभी पढ़ाई पर फोकस करो, पहले अपनी नौकरी लगा लो, उसके बाद देख लेना ये काम, ठीक है ना। उसके बाद करना जो भी कुछ करना है, अभी फिलहाल अपनी नौकरी पर ध्यान दो, ठीक है। ये पृथ्वीराज चौहान प्रेम करता था किससे? संयोजिता से। लेकिन जयचंद के दिमाग में पता नहीं कौन सा कीड़ा बड़ा हुआ था, ये बोल रहा था कि हम नहीं करेंगे शादी इससे। इतने में होता क्या है, इस जयचंद ने एक स्वयंवर रखा, ठीक है, स्वयंवर, ठीक है। देखो उस टाइम स्वयंवर होता था, स्वयंवर का मतलब होता था लड़की खुद अपनी मर्जी से वर चुनती थी। वर किस तरह से चुनती थी? बहुत सारे राजा आते थे, ठीक है, एक लाइन में खड़े हो जाते थे सभी राजा, एक माला लेकर के जिस लड़की का, यानी कि जिस राजकुमारी का स्वयंवर होना है, वो एक माला लेकर के आती थी, और इनमें से जो उसे सबसे बढ़िया लगता था, सबसे अच्छा लगता था, उसी के गले में माला डाल देती थी और उसी से शादी उसकी कर दी जाती थी। इसमें जयचंद ने इस स्वयंवर में सभी राजाओं को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। पृथ्वीराज चौहान को ना बुला करके पृथ्वीराज चौहान की जगह एक उसका पुतला खड़ा कर दिया गया। किसका? पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला खड़ा कर दिया गया। बाकी सभी राजाओं को यहां पर बुला लिया, सभी राजा आए हुए हैं साहब, ठीक है, बना दिए हमने राजा यहां पर। ठीक है ना, सभी राजा आ गए, लेकिन किसको नहीं बुलाया? पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, उसकी जगह एक पुतला लगा दिया गया। क्या लगा दिया? पुतला लगा दिया। अब देखो, अब जब कोई किसी से प्रेम करता है तो उस समय भी कोई ना कोई तो चीज ऐसी चलती होगी जिससे दोनों की बात होती रहे। आज के टाइम में तो फोन चलते हैं, रात को 2 बजे तक लड़के नहीं सोते, लड़कियां नहीं सोती, ठीक है, चैटिंग करते रहते हैं, फोन करते रहते हैं, इस तरह से बात करते हैं, हाँ हेलो, इस तरह से इतने आराम से बात करते हैं ना कि साइड में जो सो रहा बंदा होगा उसे भी पता नहीं चलता कि कर क्या रहा है बंदा, ठीक है, इतने आराम से बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर इसका पुतला लगा दिया गया। लेकिन जब स्वयंवर हो रहा था, स्वयंवर के समय ही पृथ्वीराज चौहान आते हैं घोड़ा लेकर के और उठा करके ले जाते हैं किसको? संयोजिता को। इसका अपहरण कर लिया था, और जयचंद यही बोलता था कि मेरा अपमान किया है किसने? पृथ्वीराज चौहान ने, इसीलिए मैं पृथ्वीराज चौहान का कभी साथ दूंगा ही नहीं। और इसी वजह से, इसी चीज की वजह से पृथ्वीराज चौहान ने जाकर के साथ दिया था किसका? मोहम्मद गोरी का। जब पहला युद्ध हारने के बाद, तराइन का पहला युद्ध हारने के बाद मोहम्मद गोरी अपने घर चला जाता है और वहां पर खाना पीना छोड़ देता है, अपनी सेना को अच्छे से तैयार करता है। उसी समय ये जो जयचंद था, जयचंद पत्र भेजता है किसको? मोहम्मद गोरी को, कि अब आप आइए, हम आपका साथ देंगे। अब यहां पर प्लस पॉइंट मोहम्मद गोरी के लिए ये नहीं कि जयचंद ने उसका साथ दिया, प्लस पॉइंट उसके लिए ये था कि जयचंद को पृथ्वीराज चौहान की सभी खुफिया जगहों के बारे में पता था, उसकी कमजोरियों के बारे में पता था कि इसकी कमजोरियां क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में पता था किसको? जयचंद को। और जयचंद ने बता दिया किसको? सीधा जाकर के मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी को सब चीजों के बारे में जब पता लग गया तो मोहम्मद गोरी ने फिर से अगले ही साल अपनी सेना लेकर के आ गया, जिसको बोला गया तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध। अब देखो जयचंद ने इसमें साथ दिया। अब जयचंद को लगा कि भाई जो मोहम्मद गोरी है तो केवल लूटपाट करने के लिए आया हुआ है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में होता है, ठीक है, कि इसको लगा कि मोहम्मद गोरी तो बस लूटपाट करने के लिए आया है और तो कुछ करेगा ही नहीं है, ठीक है, केवल लूटपाट करेगा और चला जाएगा यहां से। लेकिन ये भूल गया था कि भाई ये यहां पर जड़ें भी जमा लेगा अपनी। ये आया, बुलाया इसको कि हम आपको पूरा साथ देंगे, तो यहां पर आकर के लड़ाई करने लग गया, ठीक है। ये भी किस किस के बीच हुआ? गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में, ठीक है। इसमें इसमें गोरी की विजय हुई थी, गोरी की विजय हुई, इसमें गोरी की विजय हो गई थी,
क्यों? क्योंकि साथ दिया था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। इसीलिए कहते हैं कि भाई जो आपकी सीक्रेट है अपने दोस्तों को भी मत बताओ, ठीक है, चाहे कितने भी जिगरी है। याद रखना, कभी लोग कहते थे ना कि मेरा करीबी दोस्त है, अरे करीबी दोस्तों के भी करीबी दोस्त होते हैं, तो हो सकता है वो अपने करीबी को बता दे, ठीक है। इसीलिए अपनी ज्यादा खूब जो सीक्रेट होते हैं अपने दोस्तों को भी नहीं बतानी, वरना याद रखना दोस्तों के भी करीबी दोस्त होते हैं, ध्यान रखना। जो कि आपका करीबी नहीं होगा उसका करीबी जरूर होगा, ठीक है, उसको वो बता देगा। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। अब देखिए, जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया इसमें और हरा दिया। अब हराने के बाद मोहम्मद गोरी यहां ही पर रुक गया। अब जयचंद कहते हैं कि भाई ऐसा करो, आप चले जाओ, अब आप, ठीक है, कि अब आप ये साम्राज्य छोड़ो और चले जाओ, अब साम्राज्य हमें दे दो। कहते हैं कहेगा साम्राज्य? तुम्हें क्यों साम्राज्य दे? मेहनत की हमने, तुम्हें क्यों दे? अब ऐसा करते हैं तुम्हारे ऊपर और आक्रमण करेंगे। क्यों? क्योंकि इसने दिल्ली और अजमेर को तो जीत ही लिया था, जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तो अजमेर मिल गया। अब ये चाहते थे किसे? जो कि राजस्थान से अड़ते थे, कौन? कन्नौज। और कन्नौज का राजा था कौन? जयचंद। इसी में एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, ठीक है। चंदावर ये कन्नौज में आता है, ठीक है, चंदावर कन्नौज का युद्ध, ठीक है, चंदावर या कन्नौज का युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में होता है। चंदावर या कन्नौज का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है। किस किस के बीच होता है ये? जयचंद व मोहम्मद गोरी के बीच, मोहम्मद गोरी के बीच, ठीक है। इसमें क्या होता है? गोरी विजय, गोरी विजय हो जाता है, ठीक है, गोरी विजय हो जाता है। इसको जीत लेता है। इसको जीतने के बाद जब ये घर जाता है तो घर जाने के बाद एक बात पता लगती है कि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। किसका? गोरी का एक गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। गुलाम उसको कहते हैं जो कि खरीदा हुआ परमानेंट नौकर होता है, उसको कहते हैं गुलाम, ठीक है। जो परमानेंट नौकर होता है उसको कहते हैं गुलाम, जो कि कहीं नहीं जाने वाला। ये जो गुलाम था, अब भाई मोहम्मद गोरी तो लगा रहा किसमें? युद्ध लड़ने में। गुलाम था घर पर गोरी की जो पुत्री थी ना, ठीक है, गोरी की जो पुत्री थी, इस गोरी की पुत्री का चक्कर चलने लग गया कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। अब ये बात पता जब लगती है मोहम्मद गोरी को, मोहम्मद गोरी निकालता है तलवार के, हट जाओ अब मारेंगे, ठीक है। अब ये कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, साहब बात सुन लीजिए पहले, आप थोड़ा सा पीछे ध्यान दौड़ाइए। क्या? कि पृथ्वीराज चौहान की का चक्कर चल रहा था जयचंद की लड़की के साथ। जयचंद ने बात नहीं मानी, उसके साथ शादी नहीं की, ठीक है, उसके साथ उसकी शादी नहीं की। आज जयचंद बिल्कुल बर्बाद हो गया। अब आप देख लो, आपकी लड़की भी राजी है हमसे शादी करने के लिए, अगर आप नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपका भी यही हश्र हो जाए। अब मोहम्मद गोरी सोचता है कि भाई बात तो ठीक कर रहा है, कि बात तो ये ठीक कर रहा है कि अगर हमने नहीं किया तो हो सकता है कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाए। उधर से इसकी गोरी की लड़की भी कहती है कि हम शादी इन्हीं से करेंगे और कहीं करेंगे ही नहीं, ठीक है। वो जो आशिक होते हैं इसी तरह से बोलते हैं कि हम तो शादी इन्हीं से करेंगे और कहीं करेंगे ही नहीं। अब बोलता है कि ठीक है चलो शादी कर देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ शादी कर देता है कौन? मोहम्मद गोरी, अपनी लड़की की। इसको बना लेता है दामाद। दामाद बनाने के बाद अब इसकी लड़की कहती है कि पिताजी इसके पास तो कुछ है नहीं, हम खाएंगे पिएंगे क्या, अब इसको कुछ दीजिए भी। इसने कहा कि भारत के अंदर, कहां पर? कि भारत में जो भी विजित साम्राज्य हैं वो किसको दे दिए जाते हैं? ऐबक को दे दिए गए, ठीक है। भारत में जो भी विजित साम्राज्य हैं वो किसको दे दिए? ऐबक को दे दिए। अब देख लीजिए, बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी ऐबक की मृत्यु की, ठीक है, इसकी मृत्यु की। यहाँ पर या इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो ले लीजिए, ठीक है।
देखिए, मोहम्मद गोरी जब भारत में आया था तो इसकी अगुवाई में बहुत सारी जगहों को भारत में विजिट किया गया, ठीक है, जिनमें से हमने पढ़ लिया है, आपका अनहिलवाड़ा भी पढ़ लिया है, मुल्तान, सिंध, पेशावर, पंजाब, इन सब चीज़ों को तो, इन सब जगहों को तो जीता ही था। उसमें बयाना, बुंदेलखंड, बिहार और आपका बंगाल, तिब्बत, इन पर भी इन्होंने आक्रमण किए थे और इनको भी लूटा था, ठीक है ना। इसी में आपने जो कुतुबुद्दीन को पढ़ा, कुतुबुद्दीन का एक सेनापति था जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, जिसने बिहार में जाकर के 1202 ईस्वी में बिहार में जाकर के नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया था। वो हम आगे पढ़ेंगे जब कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ाएंगे, जब आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत ही पढ़नी है हमें। लेकिन अब हमें बात करनी है मोहम्मद गोरी की मृत्यु की। देखिए, लाहौर को विजिट करने के बाद, कहां से, लाहौर से जब गोरी यानी कि मोहम्मद गोरी जा रहा था तो उस समय जब जा रहा था ना, तो सिंधु नदी के किनारे जब रात हो जाती थी, उस समय जब क्या होता था भाई, इनके पास में गाड़ियां तो थी नहीं कि अभी बैठे कार में और चल दिए कि पहुंच जाएंगे जल्दी, ठीक है, ऐसा नहीं है। ऊंट, घोड़े, यही चीजें इनके पास थी, या हाथी, ठीक है। अब रात हो जाती थी तो उन्हें एक जगह रुकना भी था। अब हाथी तो वो भी तो जीव है, घोड़ा भी एक जीव है, थकते तो वो भी होंगे भाई, ठीक है, वो थकते होंगे, उन्हें चारा भी चाहिए होगा, उन्हें आराम भी चाहिए होगा। तो जब रात हो जाती थी तो कहीं भी ये लोग अपने डेरे डालते और डेरे डाल करके वहीं रात बिताने लग जाते थे। अब ये सिंधु नदी के किनारे, कहां पर, सिंधु नदी के किनारे रुके, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे इन्होंने अपने डेरे डाले, ठीक है, इन्होंने अपने शिविर लगाए सिंधु नदी के किनारे। अब जिस समय संध्याकालीन नमाज, जिनको बोलते हैं ना मगरिब की नमाज, संध्याकालीन नमाज जब पढ़ रहा था मोहम्मद गोरी, तो उस समय उसके शिविर में कुछ लोग घुस आए और उसी समय इसकी हत्या कर दी, ठीक है। रुके, ठीक है, संध्याकालीन नमाज पढ़ते समय कुछ लोग गोरी के शिविर में घुस आए और 1206 ईस्वी में गोरी की मौत हो गई, ठीक है, गोरी की मौत हो गई। यहाँ देखिए स्क्रीनशॉट इसका भी आप लोग ले लेना, ठीक है। और इससे आगे हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इसको, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर अभी तक बहुत ज़्यादा कम है। जैसे ही बढ़ेंगे हम आगे आपके लिए और कंटेंट बढ़ाने का काम करेंगे, दूसरे टीचर्स का भी हम लोग इंतजाम करेंगे इस चैनल पर। आपको हम बार बार आपको कह दे रहे हैं कि केवल जीएस ही नहीं, अभी तो फिलहाल तो आपको हम लोग जीएस ही पढ़ाएंगे, क्योंकि सारे जीएस में खुद पढ़ा देता हूँ और खुद ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको हिंदी भी पढ़ाने का काम हम लोग इस चैनल पर करेंगे। आपका रीजनिंग है, मैथमेटिक्स, सभी चीज़ आपको, सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब पर ही आप लोग पढ़िए और अच्छे से हम लोग तैयारी आपकी कराते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।